डियर स्टूडेंट्स, आज हम एमए प्रीवियस के फर्स्ट पेपर एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज एंड मैनेजमेंट में संगठन के सिद्धांत के अंतर्गत प्रत्यायोजन यानी कि डेलीगेशन के बारे में पढ़ेंगे। हम ये जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी सीमाएं एवं क्षमताएं होती हैं और वह सीमाओं एवं क्षमताओं में ही कार्य कर सकता है। जब कार्यभार बढ़ने लगता है अथवा उसका तकनीकी पहलू कठिन होने लगता है, जटिल होने लगता है, तो उसे अपने कार्यभार को कम करने की आवश्यकता महसूस होती है और इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु कार्यभार को कम करने के लिए अन्य व्यक्तियों को अपने कार्य का कुछ भाग आवश्यक अधिकारों सहित सौंपता है और ये आवश्यक अधिकारों सहित अपने कार्यों का कुछ भाग सौंपना ही प्रत्यायोजन कहलाता है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रत्यायोजन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक उच्चाधिकारी अपने कुल कार्यों को स्वयं के तथा अपने अधीनस्थों के मध्य वितरित करता है, बांटता है, जिससे कि क्रियात्मक एवं प्रबंधकीय विशिष्टीकरण की प्राप्ति की जा सके। लेकिन अधिकारों के प्रत्यायोजन का तात्पर्य उत्तरदायित्वों का प्रवर्ष से अधीनस्थों को हस्तांतरण ही नहीं समझना चाहिए, लेकिन उत्तरदायित्व तो अधिकारों को सौंपने वाले का ही रहता है और उसी का रहेगा। प्रत्यायोजन अधीनस्थों की शक्ति या अधीनस्थों को शक्ति, उत्तरदायित्व एवं अधिकारों को देकर कार्य कराने की प्रक्रिया है। प्रत्यायोजन के कई विद्वानों ने, कई विचारकों ने परिभाषाएं दी हैं। एफ.जी. मूरे के अनुसार प्रत्यायोजन का अर्थ अन्य व्यक्तियों को कार्यों का वितरण करना है और उसे करने हेतु अधिकार प्रदान करना है। थियो हेमन कहते हैं कि अधिकार सत्ता के प्रत्यायोजन का अर्थ अधीनस्थों को निर्धारित सीमाओं में कार्य करने हेतु अधिकार प्रदान करने से है। वहीं मिलेट का मत है कि सत्ता के प्रत्यायोजन का अर्थ दूसरे को कर्तव्य सौंप देने से कुछ अधिक है। प्रत्यायोजन का सारे दूसरों को स्वविवेक सौंपना ताकि वे अपने कर्तव्यों से संबंधित विशिष्ट समस्याओं को सुलझाने में अपने निर्णयों का प्रयोग कर सके। वहीं हेमन के अनुसार सत्ता के हस्तांतरण का अर्थ केवल यह है कि अधीनस्थों को एक निर्धारित सीमा में कुछ करने की सत्ता सौंप दी जाए। प्रत्यायोजन की इस प्रक्रिया के कारण अधीनस्थ अधिकारी अपने उच्च अधिकारी से सत्ता प्राप्त करता है, किंतु उच्च अधिकारी के पास सत्ता अब भी मौलिक रूप से बनी रहती है और वह उसे पूरी तरह से नहीं त्याग देता। किसी भी व्यावसायिक संगठन में अधिकार एवं दायित्व के प्रत्यायोजन के महत्व एवं आवश्यकताओं को हम विभिन्न रूपों में देख सकते हैं। मानवीय सीमाएं के रूप में प्रत्यायोजन की आवश्यकता एवं महत्व का प्रमुख कारण मानव की प्राकृतिक सीमाएं हैं। एक व्यक्ति कितना ही कुशल क्यों न, फिर भी वह समस्त क्रियाओं का संपादन नहीं कर सकता है। इस संदर्भ में प्रोफेसर बेंच ने भी कहा है कि किसी उपक्रम अथवा उपविभाग की जो प्रबंध प्रक्रिया में इतने कार्य सम्मिलित होते हैं कि एक अकेला व्यक्ति इन सब कार्यों को उत्तरदायित्व की मात्रा, मानसिक शक्ति, अधिक समय आदि के कारण नहीं कर सकता है। अतः इन समस्याओं का एकमात्र महत्वपूर्ण उपाय है कि उसे अन्य व्यक्तियों को अधिकार एवं दायित्व का प्रत्यायोजन करना चाहिए, जिससे बिना समय के अपव्यय के कार्य सही और उचित समय हो सके। दूसरा जो हम इसका जो महत्व और आवश्यकता है प्रत्यायोजन की, उसके लिए हम देख सकते हैं कि विशिष्टीकरण भी एक प्रमुख कारण है। एक संगठन में विभिन्न क्रियाएं होती है और उनके अलग अलग प्रकार की कुशलता, ज्ञान आदि की आवश्यकता पड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति में ये गुण नहीं मिल सकते हैं। आधुनिक व्यवसाय की जटिल समस्याओं को एकमात्र उपाय श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण को अपनाना है। यह बिना दायित्व एवं अधिकार के प्रत्यायोजन के संभव नहीं होता है।
कर्मचारियों संबंधी मामले कर्मचारी प्रबंधक तथा वित्त संबंधी वित्त प्रबंधक को सौंपकर विशिष्टीकरण के लाभ आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। व्यावसायिक विस्तार के कारण आधुनिक बड़े आकार वाले व्यवसाय केवल एक स्थान पर केंद्रित नहीं होते हैं, उनकी शाखाएं, उनकी ब्रांचेस देश तथा विदेशों में भी स्थापित की जाती हैं। इन शाखाओं को चलाने हेतु शाखा प्रबंधकों को अधिकार एवं दायित्व सौंपने आवश्यक हैं। साथ ही प्रबंधकीय विकास के लिए भी प्रत्यायोजन की आवश्यकता पड़ती है। प्रत्यायोजन की प्रक्रिया से निम्न स्तरीय प्रबंधकों को विभिन्न प्रबंधकीय कार्यों, नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण संबंधी कार्य का ज्ञान होता है तथा विभिन्न निर्णय लेने से उनके विकास का मार्ग भी खुलता है। दायित्व तथा अधिकारों के प्रत्यायोजन से विभिन्न समस्याओं के विषय में निर्णय लेने से उनके प्रबंधकीय गुणों का विकास संभव होता है। प्रत्यायोजन प्रबंधकों के कार्यभार में कमी करता है, जिससे वे अपना समय अन्य प्रबंधकीय कार्यों जैसे नियोजन, नियंत्रण, अभिप्रेरण आदि पर केंद्रित करते हैं। इससे प्रबंधकीय कार्यों में सुविधा और प्रभावशीलता उत्पन्न होती है और कार्य का समान व संतुलित वितरण हो जाता है। प्रत्यायोजन तत्काल निर्णय को संभव बनाता है और कार्य के विलंब को समाप्त करता है, क्योंकि प्रत्यायोजन के जरिए निम्न स्तर तक निर्णय लिए जाने संभव होते हैं। अब हम देखेंगे कि प्रत्यायोजन के क्या तत्व हैं, क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं। अधिकार प्रदान करना एक प्रमुख इसका एलिमेंट है। प्रत्यायोजन हेतु आवश्यक अधिकारों को सौंपा जाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जिससे कार्य तथा या दायित्व सौंपा गया है उस कार्य को भली प्रकार उस समय तक पूरा नहीं कर सकता जब तक कि उसे आवश्यक अधिकार सत्ता न सौंप दी जाए। कार्य का वितरण प्रत्यायोजन की प्रक्रिया का प्रमुख तत्व होता है। इसके अंतर्गत प्रत्यायोजन करने वाला व्यक्ति इस बात का निश्चय करता है कि कौन से कार्य वह स्वयं करेगा और कौन से कार्य वह अन्य व्यक्तियों को सौंपेगा। प्रत्यायोजन का तीसरा जो तत्व है वह है कि अधीनस्थों के लिए उत्तरदायित्वों का निर्माण करना है। उत्तरदायित्व अथवा यानी कि जवाबदेही का सीधा सा अर्थ ये देखने से होता है कि कार्य आशानुकूल हो रहा है या नहीं। प्रत्येक अधीनस्थ का ये कर्तव्य होता है कि वह अपने उच्चाधिकारी को इस बात की संतुष्टि करे, ये सेटिस्फैक्शन दे कि सौंपा गया कार्य निर्धारित रीति के अनुसार हो रहा है और वांछित परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। ये ध्यान देने योग्य बात है कि अधीनस्थ जिसे कार्य सौंपा गया है उसे कार्य की जवाबदेही को अन्य व्यक्तियों को पुनः नहीं सौंप सकता है। प्रत्यायोजन करने के लिए भी कुछ सिद्धांत हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उनको उपयोग में लेकर प्रत्यायोजन के कार्य को प्रभावपूर्ण बना सकते हैं। प्रभावपूर्ण प्रत्यायोजन के अभाव में उपक्रम या संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए प्रभावपूर्ण प्रत्यायोजन के लिए कुछ सिद्धांत इस प्रकार हैं। प्रत्यायोजन का जो प्रथम सिद्धांत यह है कि जिस व्यक्ति को अधिकार सौंपे जाएं उसे स्पष्टता अपने अधिकारों तथा दायित्वों का ज्ञान होना चाहिए। ऐसी स्पष्ट जानकारी उसे बार बार उच्चाधिकारी तक स्पष्टीकरण पूछने हेतु विवश नहीं करती है और दोनों के ही समय को बचाती है। इसीलिए कुछ अधिकार सूचियां और हस्तपुस्तिकाएं या हैंडबुक्स आदि बनाकर कर्मचारियों में वितरित कर देनी चाहिए। इसी प्रकार प्रत्यायोजनकर्ता को भी इस बात का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए कि वह किस अधिकार सत्ता को किस सीमा तक सौंप सकता है। प्रत्यायोजन का ये सिद्धांत जो दूसरा है आदेश की एकता का सिद्धांत, कि एक अधीनस्थ को एक उच्चाधिकारी से ही आदेश प्राप्त होने चाहिए। ये सिद्धांत स्पष्ट करता है कि अधीनस्थों की जवाबदेही का निर्धारण किया जा सके। इसी कारण प्रत्यायोजनकर्ता को भी चाहिए कि वह केवल अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले अधीनस्थों को ही कार्य सौंपे।
अधिकार तथा दायित्व की समानता का सिद्धांत, यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि जिस अधीनस्थ को कार्य सौंपा जा रहा है उसे पर्याप्त अधिकार भी सौंपे जाने चाहिए जिससे कि वह अपने कार्य को भली प्रकार संपन्न कर सके। ये सिद्धांत मानकर चलता है कि अधिकार एवं दायित्व साथ साथ चलते हैं। जो चौथा प्रत्यायोजन का सिद्धांत है कि अनुमानित परिणामों के अनुसार कर्तव्यों के वितरण का सिद्धांत, यह सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि जिन व्यक्तियों को अधिकार तथा दायित्व सौंपे जा रहे हैं उन्हें केवल कार्यों का ही ज्ञान न अपितु उनके द्वारा उत्पन्न होने वाले परिणामों का भी ज्ञान होना चाहिए जिससे कि वे कार्य के महत्व को समझते हुए वह उसे भली प्रकार पूरा कर सकें। औपचारिक अधिकार का सिद्धांत ये बतलाता है कि प्रबंधकों को जो अधिकार प्राप्त होते हैं वे उनको संगठनात्मक स्थिति के अनुरूप होते हैं और यह अधिकार औपचारिक रूप में प्राप्त होते हैं। इन औपचारिक अधिकारों का प्रभाव ऊपर से नीचे की ओर होता है। अधिकार की स्वीकृति का सिद्धांत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। वर्तमान में ये माना जाने लगा है कि प्रबंधकों के अधिकारों का वास्तविक स्रोत ऊपर से प्रारंभ न होकर नीचे से प्रारंभ होता है, अर्थात शक्ति अथवा दंड प्रत्यायोजन का आधार न होकर कर्मचारियों या अधीनस्थों की स्वीकृति उसका आधार होती है। इसलिए प्रत्यायोजन तभी हो सकता है जबकि कर्मचारी अधिकार व दायित्व ग्रहण करें। सत्ता के प्रत्यायोजन के कई रूप हो सकते हैं, पहलू हो सकते हैं, प्रकार हो सकते हैं। सत्ता के प्रत्यायोजन के दो पहलू होते हैं। एक वह जो अपनी सत्ता में से कुछ अंश दूसरे को प्रदान करता है तथा दूसरा वह जो अपने कार्यों की संपन्नता के लिए कुछ सत्ता प्राप्त करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो कि कोई भी संगठन जब सत्ता का प्रत्यायोजन करता है तो इस प्रत्यायोजन के भी कई रूप हो सकते हैं। वो इस प्रकार हैं। सरल प्रत्यायोजन, प्राय छोटे से छोटे प्रशासनिक संगठन में भी प्रत्यायोजन किया जाता है। जब एक संगठन में किसी अधिकारी के पास इतने कार्य हो जाएं जिनको वह स्वयं न कर सके तो वह अपनी शक्तियों को संगठन के अन्य व्यक्तियों में विभाजित कर देते हैं। जब संगठन का रूप बड़ा होता है तो उसमें प्रत्यायोजन केवल उच्च अधिकारी द्वारा निम्न अधिकारी को ही नहीं किया जाता है, वरन निम्न अधिकारी भी प्रत्यायोजन स्वरूप प्राप्त शक्ति में से कुछ अपने अधीनस्थों में बांट देता है। इस प्रकार बड़े संगठनों में बहुत से प्रत्यायोजन होते हैं। जो प्रत्यायोजन का दूसरा जो रूप है विशिष्ट या सामान्य प्रत्यायोजन। प्रत्यायोजन का रूप विशिष्ट भी हो सकता है और सामान्य भी। प्राय प्रत्येक संगठन में प्रत्यायोजन का विशिष्ट होना एक अच्छी बात समझी जाती है, तथापि अनेक बार प्रत्यायोजन अधिकारी ये स्पष्ट रूप से नहीं बताता है कि वे कौन कौन सी शक्तियाँ किस रूप में अपने अधीनस्थों को सौंप रहा है। वे उनसे केवल ये कह देता है कि वे उत्तरदायित्व संभाल लें और जो चाहें वह करें। सत्ता के प्रत्यायोजन का ये रूप संतोषजनक नहीं समझा जा सकता और ये कहा जाता है कि संक्षिप्त और स्पष्ट होना अधिक अच्छा है, बजाय कि इसके संगठन के सदस्य ये अनुमान लगाते रहें कि कितनी सत्ता किसके हाथ में है। पूर्ण अथवा आंशिक प्रत्यायोजन। प्रत्यायोजन के दोनों ही रूप हो सकते हैं, वह पूर्ण भी हो सकता है और आंशिक भी। पूर्ण प्रत्यायोजन का अर्थ है कि संगठन का सत्ताधारी का उदाहरण देते हुए कूटनीतिक के प्रतिनिधियों का हम उल्लेख किया जाता है या कर सकते हैं कि एक देश दूसरे देश में अपना कूटनीतिक प्रतिनिधि भेजता है तो वह उससे अपनी पूरी शक्तियां प्रत्यायोजित कर देता है। और इस प्रकार प्रत्यायोजन में अध्यक्ष की स्थिति एक नाम मात्र की रह जाती है और उसकी सत्ता का प्रयोग पूरी तरह से उसके अधीनस्थ द्वारा किया जाता है। प्रत्यायोजन का ये रूप प्रशासकीय संगठनों में अधिक प्रचलित नहीं है। इन संगठनों में जिस प्रकार का प्रत्यायोजन पाया जाता है वह प्राय आंशिक होता है और उसमें अध्यक्ष अपनी कुछ शक्तियां अधीनस्थों को सौंप देता है तथा शेष का प्रयोग वह स्वयं करता है। औपचारिक या अनौपचारिक प्रत्यायोजन भी होता है कि किसी संगठन में
किया जाने वाला प्रत्यायोजन औपचारिक भी हो सकता है और अनौपचारिक भी। औपचारिक प्रत्यायोजन वह कहलाता है जो किसी लिखित नियम, कानून या आदेश द्वारा किया जाता है। इस प्रकार के प्रत्यायोजन में अध्यक्ष का योगदान बहुत कम होता है तथा संगठन के रचनाकारों और योजनाकारों द्वारा पहले से ही इसकी व्यवहार रूप में कर दी जाती है। संगठन के परंपरावादी विचारक प्रत्यायोजन के औपचारिक रूप में बहुत विश्वास करते हैं। इस प्रकार संगठन में प्रत्यायोजन का अनौपचारिक रूप विकसित हो जाता है और कई बार ये देखा जाता है कि अधीनस्थ अधिकारी अपने उच्च अधिकारी की उन शक्तियों का प्रयोग कर रहा होता है जो वास्तव में उसे प्रत्यायोजित नहीं की गई हैं। औपचारिक रूप से प्राप्त न होते हुए भी जब एक अधिकारी कुछ शक्तियों का प्रयोग करता है तो वह ऐसा केवल उन्हीं स्थितियों में कर सकता है जबकि उच्च अधिकारी के साथ उसके संबंध अनौपचारिक हों। संगठन की परंपराएं, रीति रिवाज तथा व्यवहार इस प्रकार के अनेक अनौपचारिक प्रत्यायोजनों को बनाते हैं। जिस प्रकार से एक देश के प्रशासन में लिखित संविधान के अतिरिक्त अभिसमयों का भी प्रभाव रहता है, उसी प्रकार एक संगठन में औपचारिक प्रत्यायोजन के साथ साथ अनौपचारिक प्रत्यायोजन का भी महत्वपूर्ण स्थान है। यह इसलिए भी होता है क्योंकि आने वाली समस्याओं और परिस्थितियों का पहले से ही अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। प्रत्यायोजन का जो दूसरा एक और रूप है कि सशर्त या अशर्त प्रत्यायोजन भी होता है। प्रत्यायोजन का ये जो रूप है उसके साथ या तो कुछ शर्तें लगाई जाती हैं अथवा नहीं लगाई जाती हैं। जिस प्रत्यायोजन के साथ कुछ शर्तें लगा दी जाती हैं उसे हम सशर्त प्रत्यायोजन कहते हैं। सशर्त प्रत्यायोजन में सत्ता प्रदान करने वाले को यह अधिकार रहता है कि वह सत्ता पाने वाले के कार्यों को समय समय पर देखता रहे, उसमें परिवर्तन के लिए सुझाव देता रहे तथा कार्यों को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सके। अशर्त प्रत्यायोजन में उच्च अधिकारी के पास ये शक्ति नहीं होती कि वह अधीनस्थों के कार्यों को प्रत्येक स्तर पर देखता रहे। इस प्रकार के प्रत्यायोजन में उच्च अधिकारी के पास केवल यह अधिकार रहता है कि यदि वह चाहे तो प्रत्यायोजन की गई सत्ता को समाप्त करे या वापस ले ले, किंतु वह उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, जबकि अधीनस्थ अधिकारी द्वारा इसका प्रयोग किया जा रहा है। प्रत्यायोजन कौन करता है, किसके लिए करता है, इस आधार पर भी हम उसके कई रूपों में विभाजन कर सकते हैं। जब प्रत्यायोजन करने वाला उच्च अधिकारी अपनी शक्तियां अधीनस्थों को सौंपता है तो वो नीचे की ओर का प्रत्यायोजन कहलाता है। अधिकांश संगठनों में प्रत्यायोजन की दिशा प्राय ऊपर से नीचे की ओर ही होती है, अर्थात वहाँ उच्च अधिकारियों द्वारा नीचे के पदाधिकारियों को शक्ति हस्तांतरित की जाती है। जब कभी प्रत्यायोजन नीचे के अधिकारियों द्वारा उच्च अधिकारी को किया जाता है तो उसे ऊपर की ओर का प्रत्यायोजन कहते हैं। प्रत्यायोजन प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रत्यायोजन भी होता है। प्रत्यायोजन कई बार तो प्रत्यक्ष रूप से कर दिया जाता है, कई बार उसके लिए अप्रत्यक्ष साधन अपनाने पड़ते हैं। लोक प्रशासन के जो प्रसिद्ध विचारक रहे मूने के मतानुसार इस आधार पर हम प्रत्यायोजन को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला भाग वह है जिसमें उच्च अधिकारी अपनी सत्ता के कुछ भाग को सीधे रूप में अपने अधीनस्थ को सौंप देता है, उन दोनों के बीच कोई जोड़ने वाली कड़ी नहीं होगी। प्रत्यायोजन की इस प्रक्रिया को प्रत्यक्ष प्रत्यायोजन कहा जाता है। प्रत्यायोजन के दूसरे प्रकार में सत्ता देने वाले और लेने वाले के बीच एक अथवा एक से अधिक मध्यस्थ आ जाते हैं और उच्चाधिकारी अपनी सत्ता को उन मध्यस्थों के माध्यम से ही सत्ता पाने वाले तक पहुंचाता है। ये सत्ता का अप्रत्यक्ष प्रत्यायोजन कहलाता है। प्रत्यायोजन करने के समय कुछ कठिनाइयाँ भी आती हैं। ये कठिनाइयाँ दो भाग में बांट सकते हैं, प्रबंधकों की ओर से प्रस्तुत की जाने वाली कठिनाइयाँ और कर्मचारियों की ओर से प्रस्तुत की जाने वाली कठिनाइयाँ। प्रबंधकों की ओर से जो कठिनाइयाँ प्रस्तुत होती हैं वो है कि बहुत से अधिकारियों में निर्देशन योग्यता नहीं होती है, बहुत से अधिकारियों में झूठा दंभ होता है,
बहुत से अधिकारी अपने अधीनस्थों में विश्वास का नहीं रखते हैं या विश्वास का अभाव होता है। अधिकारियों को अधीनस्थों से भय होता है, प्रभुत्व स्थापना की आकांक्षा होती है और अत्यधिक प्रत्यायोजन से समन्वय कठिन हो जाता है। इसीलिए प्रबंधक प्रत्यायोजन नहीं करना चाहते हैं। दूसरी ओर कर्मचारियों की ओर से भी कुछ कठिनाइयां प्रस्तुत होती हैं, जैसे कि बहुत से अधीनस्थों में आत्मविश्वास की कमी होती है। अधीनस्थ स्वयं निर्णय लेने की तुलना में करने से पूछना भला की भावना रखते हैं। उनमें प्रेरणाओं की अपर्याप्तता, मोटिवेशन नहीं होता है, पर्याप्त सूचनाओं का अभाव भी होता है। इसलिए बहुत से अधीनस्थ नए कार्यों को स्वीकार करने में हिचकिचाते भी हैं। प्रत्यायोजन के सिद्धांतों के अनुसार प्रभावी प्रत्यायोजन के लिए कुछ आवश्यक बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। प्रत्यायोजन के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का स्पष्ट निर्धारण कर लिया जाना चाहिए। प्रत्यायोजन के लिए यदि आवश्यक हो तो प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों की स्पष्ट विवेचना की जानी चाहिए। अधीनस्थों की क्रियाओं पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया जाना चाहिए। प्रत्यायोजन की स्वीकृति हेतु कर्मचारियों को आवश्यक प्रेरणाएं दी जानी चाहिए। अधिकारों एवं दायित्वों में समता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। अधीनस्थों के दैनिक कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। पारस्परिक सहयोग, सद्भाव और विश्वास का वातावरण तैयार किया जाना चाहिए। अधिकारियों द्वारा अधीनस्थों को उनकी कठिनाइयों आदि के समाधान हेतु पूर्ण अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। आदेश की एकता के सिद्धांत का अनुपालना किया जाना चाहिए और जहां तक संभव हो प्रत्यायोजन लिखित और औपचारिक होना चाहिए। इस प्रकार से इन आवश्यक बातों का ध्यान रख के प्रभावी प्रत्यायोजन किया जा सकता है और किया जाता है। प्रबंधक को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को अधिकार देते समय कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है और कुछ सीमाओं और मर्यादाओं में रहते हुए भी ये कार्य करना पड़ता है। इस दृष्टि से देखें तो जो प्रबंधक है उनको कुछ अधिकार प्राय कभी नहीं देने चाहिए, जैसे कि सामान्य वित्तीय नियंत्रण तथा निश्चित धनराशि से अधिक व्यय को स्वीकृत करने का अधिकार, नई नीतियों और योजनाओं को स्वीकार करने का अधिकार, नियम निर्माण का अधिकार, विशिष्ट ऊंचे पदों पर नियुक्ति करने का अधिकार और अपने अधीनस्थों के विरुद्ध की गई अपील सुनने का अधिकार। यह जो उपरोक्त ये अधिकार हैं, ये मुख्य प्रशासक को संगठन में अपना प्रभावशाली नियंत्रण और प्रभुत्व बनाए रखने के लिए अति आवश्यक हैं। अतः ये उसको अपने पास ही रखने चाहिए। अतः कह सकते हैं ये एक तरह से प्रत्यायोजन की सीमाएं अर्थात लिमिटेशंस ऑफ डेलीगेशन हैं। थैंक यू।